हाँ जी, गुड इवनिंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग कार्बोकेटाइंस की वो जो डीपीपी है उसमें कुल 55 नंबर जो क्वेश्चंस थे, उन 55 क्वेश्चंस में से 1 से 30 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग इस जीओसी और कार्बोकेटाइन बेस्ड डीपीपी में 31 से 55 तक का जो सॉल्यूशन है वो आज इस लेक्चर के अंदर लेते हैं। ओके, तो आप एक एक सवाल को आप समझते चलो, देखते चलो किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना था। ठीक है, काफी कुछ कंसेप्ट्स आप लोगों को कॉपी के अंदर मैंने बता रखे हैं, बस उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज में लेते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जरा देखते हैं ये क्वेश्चंस हमें किस तरह से सॉल्व करने थे। देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है इस एल्कीन के ऊपर, और मैंने आप लोगों को एल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन भी सिखाया है और अल्कोहल का एडिशन भी सिखाया है इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम। कैसे होता है जरा आप लोग देखिएगा, मैं आपको करके बताता हूं। अगर मैं यहां पर ये एक एल्कीन ले रहा हूं जिसमें हमारे को ये पता है कि इस एल्कीन में ऑक्सीजन का प्लस आर इफेक्ट लग रहा है और इसके कारण एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटोनेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा और हमारे को यहाँ ये कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होगा, और फिर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर हम इस अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएंगे और आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये लीजिए। और फाइनली यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से लगी हुई H प्लस फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाएगी और हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये प्रोडक्ट हमारे को यहाँ ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। ए इज द आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे को एक अल्कोहल गिवन है और एसिडिक मीडियम के अंदर कंपाउंड को हीट किया गया है। दैट मींस केस बिलोंग्स टू द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम। देखो क्या होगा, यहां पर H प्लस यहां प्रोटोनेशन करेगा और यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ये स्टेप होगा हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट वगैरह होंगे। रीअरेंजमेंट कैसे होंगे जरा समझो। ये 4 मेंबर रिंग का रिंग एक्सपेंशन होगा, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन करवाओगे, आफ्टर द रिंग एक्सपेंशन ये लीजिए, ये 5 मेंबर रिंग के साथ एक और 5 मेंबर रिंग आपको दिख रही है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। फिर एक बार और इस वाली 5 मेंबर रिंग का रिंग एक्सपेंशन होगा। ये सब चीजें हम लोगों को पता है, तो इससे ये 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग का फ्यूजन मिलेगा और पॉजिटिव चार्ज हमारे को यहाँ नजर आएगा। और फाइनली अगर मैं यहाँ से इस कार्बन पर लगा हुआ H प्लस फॉर्म में निकाल दूं तो हमें फाइनली ये एल्किन मिलेगी, यानी आंसर हमारे को मिलेगा वो मिलेगा डी। ये बात हुई आपके 32 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं आता हूं 33 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को एक अमीन दी हुई है और अमीन की रिएक्शन करवाई हुई है HNO2 से। HNO2 का मतलब हो गया NaNO2 प्लस HCl। हम जानते हैं नाइट्रस एसिड या तो हमें ये लिख के देगा या हमें सोडियम नाइट्राइट के साथ एसिडिक मीडियम देगा, HCl वगैरह देगा। तो होता क्या है जरा आप लोग देखेंगे। आप याद करो, मैंने कहा था यहां मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है, लेकिन हाँ अल्कोहल के साथ साथ नाइट्राइट्स भी मिलते हैं, एल्कीन्स भी मिलती हैं और हैलाइड्स भी मिलते हैं। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट निकालना भी मैंने आपको सिखाया था। बस अगर आपको ये चीज पता है तो ये सवाल बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा जरा, देखिएगा इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर ये अमीन निकालूं, ये डाइसोनियम सॉल्ट बनेगा, N2 बाहर निकलेगी, कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर उस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट से अल्कोहल भी बनेंगे, फाइनली एल्कीन भी मिलेंगे हम लोगों को, हैलाइड्स भी मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हमारे को देखने को मिलेंगे। तो देखो जो ए है ये तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर मेरे को एक टिक करना पड़ता तो मेजर प्रोडक्ट हमारे को पता है, लेकिन हमें पता है कि सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स यहां बन सकते हैं। तो एक ऑप्शन मुझे यहां मिक्सचर ऑफ ABC लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं चेक करूंगा क्या ये प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं क्या। इस कार्बोकेटाइन में से अगर यहीं से H प्लस निकल जाए तो ये एल्किन भी बिल्कुल मिल सकती है। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और हमारे को ये एल्किन भी मिलेगी क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद हमारे को एक कार्बोकेटाइन मिलेगा और वो कार्बोकेटाइन से H प्लस निकलने के बाद ये एल्किन भी मिलेगी। अरे देखो भाई, ये कार्बोकेटाइन हमारे को यहां पर मिल रहा है, करेक्ट। या तो मैं H प्लस यहीं से बाहर निकाल दूं, यहां से H प्लस निकाल के ये एल्किन बना लूं, या मैं इसमें रीअरेंजमेंट करवा लूं, पहले रिंग एक्सपेंशन करवा लूं। रिंग एक्सपेंशन के बाद हमारे को
ये स्पीशीज मिल गई, और अब मैं इस कार्बोकैटायन में से H+ बाहर निकाल दूं तो ये एल्कीन भी मिल गई, यहीं से H+ निकाल दूं तो ये एल्कीन मिल गई, और अगर मैं H+ कुछ भी बाहर नहीं निकालूं बल्कि मैं वाटर का अटैक करा दूं इसके ऊपर तो हमारे को अल्कोहल भी मिल गया। तो इसका मतलब सभी प्रकार के प्रोडक्ट हमारे को यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आंसर आएगा मिक्सचर ऑफ A, B and C. This one is the answer. Clear? अब मैं आता हूँ 34th नंबर क्वेश्चन में। 34th नंबर क्वेश्चन इज द एग्जांपल ऑफ गॉम्बर्ग रिएक्शन, या कह दो फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एराइलेशन टाइप का ये एग्जांपल हो गया। सबसे पहले ये जो हमारे को नाइट्रस एसिड गिवन है वो यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और डाइजोनियम सॉल्ट में से N2 बाहर निकालेगा। जैसे ही यहाँ से N2 बाहर निकलेगी हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। देखो इधर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, ये स्पीशीज हमारे को मिलेगी। दिस वन इज द कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन है दैट्स बिहेव्स एज द इलेक्ट्रोफाइल, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इंट्रामोलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन देगा। इलेक्ट्रोफाइल को हम यहां लगा देंगे, इस पर लगी H+ फॉर्म के अंदर निकाल देंगे। ये सब चीजें हमें पता है ARSE मैकेनिज्म से होती हैं, और ये कैसे होती हैं ये हम लोगों को ध्यान है। आंसर निकालने का तरीका क्या था, इलेक्ट्रोफाइल को जहां आप लगाते हो वहां से लगा H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकाल दिया करो। ये लीजिए, ये हमारे को प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? अब ये प्रोडक्ट यहां उल्टे तरीके से बनाया हुआ है, यानी B इस प्रकार से बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आता हूं 35 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। तो आपको मैं बता देता हूं SN1 के अंदर होता क्या है। SN1 के अंदर R और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है, और लिविंग ग्रुप का निकलना एक स्लो स्टेप है, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद हमारे को इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिलता है। अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हमारे को मिल रहा है लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद, तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा वैसे वैसे इसका लिविंग ग्रुप के निकलने का टेंडेंसी भी बढ़ेगा, यानी रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म भी बढ़ेगा। तो मैं यहां लिविंग ग्रुप के निकलने के बाद बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करके यहां पर इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो अगर मैं यहां से लिविंग ग्रुप को बाहर निकालूंगा तो कार्बोकैटायन बना वो डबल एलाइलिक है। यहां से अगर मैं निकालूंगा तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे भाई, एंटी एरोमेटिक तो सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये SN1 के प्रति सबसे कम रिएक्टिव होगा। ध्यान रखना, अगर मैं इसको निकालूंगा तो एलाइलिक कार्बोकैटायन मिलेगा, इसको निकालूंगा तो %S करेक्टर वाला कार्बोकैटायन हमारे को मिलेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल ये एलाइलिक प्लस एलाइलिक, यानी फर्स्ट की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फर्स्ट के बाद थर्ड होगी, उसके बाद फोर्थ होगी, सबसे कम सेकंड की होगी। ये लीजिए, तो आंसर जो होगा वो यहां पर क्या हो जाएगा, C आंसर हमारे को यहां मिलेगा। तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा C। ये लीजिए, ये हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब मैं 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। आफ्टर द 35 देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। देखो 36 नंबर स्टाइरिन का केस है, और ये केस मैंने आपको कॉपी में करवा रखा है, फिर भी मैं एक बार और आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखो ये स्टाइरिन है, ये लीजिए, दिस वन इज द स्टाइरिन, करेक्ट। और इस स्टाइरिन की रिएक्शन मैंने एसिडिक मीडियम के अंदर कैसे करवाई। स्टाइरिन एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये कार्बोकैटायन बनाती है। ये लीजिए, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन जो है वो एक और स्टाइरिन के साथ रिएक्शन करेगा। ये लीजिए, तो ये केस क्या हुआ, ये केस हुआ डाइमराइजेशन विथ आइसोमराइजेशन विथ ARSE। इस प्रकार के केस हमने पढ़े। हमने एल्किन्स के कौन कौन से केस पढ़े थे, डाइमराइजेशन ऑफ एल्किन, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्किन, या दो एल्किन जब आपस में जुड़ती है तो इस दौरान जो एक कार्बोकैटायन बनता है वो इंट्रामोलिकुलर ARSE वगैरह भी दे दे। तो बस वही सब कुछ हमें यहां दिखाई दे रहा है। ये कार्बोकैटायन यहां बन गया एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। अब ये कार्बोकैटायन इस स्टाइरिन के साथ रिएक्शन करे तो यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। और मैं इस स्पीशीज को कुछ ऐसे लिख लूंगा। ये लीजिए, ये यहां पर हमारे को स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए, अब आप याद कीजिए यहां पर कोई रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है नहीं। अब ये पॉजिटिव चार्ज इंट्रामोलिकुलर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और इस कार्बन के ऊपर अटैक करके, यानी यहां पर ये जो अटैक होगा इससे इंट्रामोलिकुलर ARSE हो जाएगी। यानी यहां पर अब क्या स्टेप होगा, अब यहां इंट्रामोलिक्यूलर
ये लीजिए ARSE का स्टेप होगा। और जब इंट्रामोलिकुलर ARSE का यहाँ स्टेप होगा ना, तो हम बनने वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाएंगे। यहाँ देखो, ये सॉरी, ये नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। बनने वाला प्रोडक्ट हम कुछ ऐसा बनाएंगे। ये लीजिए, ये 5 मेंबर रिंग, ये इधर, और यहाँ पर ये पीएच ग्रुप लगा हुआ है। ये इंट्रामोलिकुलर ARSE के बाद बनने वाला प्रोडक्ट होगा। अब आप देखिए, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है, ये हम देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है, अगर आप देखें तो ये हमारे को इस ऑप्शन में दिया गया है, यानी सी इज द आंसर इन द गिवन रिएक्शन। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये बात हुई आपके 36 नंबर क्वेश्चन की। और मैं आगे चलता हूं। 36 के बाद देखिए 37 नंबर एग्जाम्पल। देखो 37 नंबर एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये वापस से वही एग्जाम्पल आ गया जिसको हमने, है ना, पिछली क्लास के अंदर सेमी पिनिकुलोन रीअरेंजमेंट इन इपॉक्साइड के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ना। शुरुआत के 3-4 क्वेश्चंस में 2 सवाल आए थे, बस वही कंसेप्ट यहां पर आ रहा है। देखिए इपॉक्साइड, यहां पर ये प्रोटोनेशन होगा इपॉक्साइड में। जैसे ये प्रोटोनेशन हुआ, हमारे को इससे ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए, सॉरी, यहां पर ये प्रोटोनेशन हुआ यहां, और जैसे ये प्रोटोनेशन हुआ, आफ्टर द प्रोटोनेशन हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। अब यहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज थी। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी कि बॉन्ड ये वाला टूट जाए। ये लीजिए, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो हमारे को ये स्पीशीज मिली। ये लीजिए, ये OH हो गया और ये कार्बोकैटायन मिल गया। उसके बाद में यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होके और इट विल कन्वर्ट इनटू द साइक्लोहेक्सेनॉन। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी। एक और पॉसिबिलिटी इसके अंदर मैं यहाँ बना के बता दूं आपको। यहाँ पर बॉन्ड इधर वाला टूट जाए। अगर बॉन्ड इधर वाला टूटता है तो ये 5 मेंबर रिंग हो गया, ये CH2OH हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर आपको यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाना पड़ेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू फाइनली दिस फंक्शनल ग्रुप, यानी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। लेकिन साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड टाइप का कोई ऑप्शन हमारे को यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो द आंसर इज साइक्लोहेक्सेनॉन। देयर इज ए इज द आंसर, करेक्ट। अब मैं आता हूं 38 नंबर में। 38 नंबर की अगर मैं बात करूं तो हमारे को यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो ये चीज कॉपी के अंदर करवा रखी है। ये एक एल्कीन है, ये लीजिए, ये भी एक एल्कीन है और एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन हो रही है। दैट मींस इट केस बिलोंग्स टू द डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें दोनों एल्कीन अलग अलग टाइप की होती है। जब 2 अलग अलग प्रकार के एल्कीन के बीच में डाइमराइजेशन होता है तो शुरुआत में एसिड, शुरुआत में प्रोटॉन उस एल्कीन के डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करता है जिस डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एल्कीन है इसका डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसलिए एसिडिक मीडियम में रिएक्शन पहले इसके साथ होगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट होंगे हमें ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन ऑब्टेन होगा। क्लियर। उसके बाद इस कार्बोकैटायन की रिएक्शन इस एल्कीन के साथ होगी। ये लीजिए, इस एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी और इस एल्कीन के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके हमारे को ये स्पीशीज दे देंगे। ये लीजिए, ये कार्बोकैटायन हमारे को मिलेगा। फिर इस कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट वगैरह होंगे, कई प्रकार के रीअरेंजमेंट होके एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के बाद फाइनली H+ बाहर निकल जाएगा और डाइमराइज्ड एल्कीन हमारे को ये ऑब्टेन हो जाएगी। ये हमारे को करना आना चाहिए। ये कॉपी में करा रखा है केस, मैंने आपको चेक करना डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन के अंदर। ओके, चलिए अब मैं आता हूं 39 नंबर एग्जांपल में। देखो बहुत ही अच्छा एग्जांपल, 39 नंबर बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जरा इस 39 नंबर एग्जांपल को आप लोग समझेंगे। देखो देखो ये 39 नंबर एग्जांपल को जरा आप लोग देखो। यहां एसिडिक मीडियम के अंदर देखो यहां प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम के अंदर यहां प्रोटोनेशन हुआ, करेक्ट। जैसे यहां प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद यहां से H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे H2O बाहर निकला, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा।
अब क्या होगा, अब यहां देखो इंट्रामॉलिक्यूलर आपको बहुत सारे स्टेप नजर आएंगे और पहचान क्या है इसकी, जरा आप इनकी शक्लें देखो ऑप्शंस की, आपको बहुत सारी रिंग्स बनती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इंट्रामॉलिक्यूलर कई स्टेप्स हुए होंगे और वो हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहां प्रोटोनेशन के बाद H2O बाहर निकलेगा, याद रखना OH को निकालने के लिए या तो आप प्रोटोनेशन करवा दो या लुईस एसिड की प्रेजेंस ले लो, वो भी ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके लगेगा और फाइनली OH को गुड लिविंग ग्रुप बना देगा और OH बाहर निकल जाएगा। निकलने के बाद यहां कार्बोकेटाइन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो कार्बोकेटाइन यहां पर बन गया, फिर उसके बाद वापस से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो कार्बोकेटाइन इधर बन गया, तो वापस से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो कार्बोकेटाइन इधर बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन पर बन गया और इस वाले कार्बन पर कार्बोकेटाइन बनने के बाद फाइनली वाटर ने अटैक यहां पे कर दिया। और अगर आप लोग इस कनेक्टिविटी के अनुसार इन ऑप्शंस को देखें तो आपको यहां पर वो ये प्रोडक्ट नजर आता है, यानी ए इज द आंसर इन दिस रिएक्शन, करेक्ट। तो यहां पर 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए। कैसे हुई रिएक्शन ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ओके, अब आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन को जरा आप लोग समझना, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया। देखो 40 नंबर क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो SN2AE मैकेनिज्म देते हैं, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन एक प्रकार की SN2AE मैकेनिज्म है। अब मैं सबसे पहले तो वो SN2AE मैकेनिज्म एक बार आप लोगों को लिख के बताता हूं। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं ये RC≡OL ये कोई एसिड डेरिवेटिव है और कोई न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिएक्शन कर रहा है, तो देखो होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले एक स्लो स्टेप होगा और एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और इस स्टेप के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, ये लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टुवर्ड्स SN2AE मैकेनिज्म इंक्रीज होगी। क्लियर। तो यहां जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, ये लीजिए, और उसके बाद अगला स्टेप जो होता है इसमें वापस ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और हमारे को ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। क्लियर। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है जिसके अंदर ये एसिड डेरिवेटिव एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये ध्यान रखना। अब इसके बेसिस पर हमारे को इन स्टेटमेंट्स को समझना है और कौन से करेक्ट हैं, कौन से कैसे क्या है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है RCOL इज मोर रिएक्टिव देन दिस, तो हम कहेंगे यस ये ज्यादा रिएक्टिव है। इसका कारण है यहां इस R का एल्काइल का केवल +I इफेक्ट लग रहा है और +I इफेक्ट के कारण इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती है, कम तो हुई बट इंडक्टिव इफेक्ट से +I इफेक्ट से इतनी कम नहीं हो पाई। जबकि अगर मैं यहां इसकी बात करता हूं ना इसकी, तो यहां इसका +R लगता है बेंजीन का। अरे देखो यार, देखो ये बेंजीन लिया और इस बेंजीन के साथ मैंने ये ग्रुप लगाया, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाते हैं ना तो इसका +R लगता है, इससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी तेजी से डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक तो है लेकिन ये कम इलेक्ट्रोफिलिक है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसका मतलब ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स द SN2AE मैकेनिज्म। यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल इसका उल्टा है। दूसरा बिल्कुल उल्टा कैसे है कि C6H5COL इज मोर रिएक्टिव देन RCOCl, तो हम कहेंगे नहीं ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट को मैं काट सकता हूं। अब मैं यहां तीसरे स्टेटमेंट पे आता हूं। तीसरा स्टेटमेंट है RC≡OOC6H5 इज मोर रिएक्टिव देन दिस। हमने कहा ये ज्यादा रिएक्टिव है इसकी तुलना में,
हम कहेंगे यस। वाई? बिकॉज ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका प्लस आर के कारण इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, बिल्कुल। लेकिन ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इधर भी तो जा सकता है, इधर जाएगा तो उधर जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। लेकिन अगर मैं ये देखूं तो ये ऑक्सीजन हमेशा सुबह शाम दिन रात सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात हर स्थिति में हर परिस्थिति में हमेशा इधर ही जाएगा, हमेशा इधर ही जाएगा। इसके कारण इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, ये लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इसकी तुलना में ज्यादा होगी। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा इसका बिल्कुल उल्टा है, वो सही नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए आंसर होगा। ए इज द आंसर इन द केस ऑफ द 40 नंबर क्वेश्चन। ये लीजिए, ये मैंने आपको SN2A के बारे में बताया और उस पर बेस्ड ये रीजनिंग सॉल्व करके बता दी है। अब आता हूं मैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर जरा देख लें। 41 में पूछा है हाउ मेनी 1-2 शिफ्ट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इससे ये बना है तो आपसे पूछा इस दौरान कितने 1-2 शिफ्ट हुए। मैं 1-2 शिफ्ट तो बता दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और वो क्या है कि याद रहे रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ 1-2 शिफ्ट। रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी 1-2 शिफ्ट के ही एग्जांपल्स होते हैं, याद रखिएगा आप लोग हमेशा। करेक्ट। तो यहां सबसे पहले एसिडिक मीडियम में यहां प्रोटोनेशन होगा, फिर यहां से H2O बाहर जाएगा। जब H2O बाहर जाएगा तो यहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। वो कार्बोकैटायन मैं कहां बनाऊं, चलो यहां बना देता हूं। ये कार्बोकैटायन मैं यहां ये बनाता हूं। अब इस कार्बोकैटायन में पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद हमारे को यहां ये लीजिए ये कार्बोकैटायन मिलेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद रिंग एक्सपेंशन होगा। अब रिंग एक्सपेंशन भी एक प्रकार का 1-2 शिफ्ट ही है और रिंग एक्सपेंशन के बाद हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये लीजिए। अब इस कार्बोकैटायन में अभी एक बार और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद हमारे को ये कार्बोकैटायन मिल जाएगा। तो बताइए कितने शिफ्ट हुए। पहले 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहां से यहां 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। देखो भाई यहां से यहां 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, ये ध्यान रखना। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद फिर यहां से यहां रिंग एक्सपेंशन हुआ है, ये लीजिए। यहां से यहां रिंग एक्सपेंशन हुआ है और रिंग एक्सपेंशन होने के बाद फिर यहां से यहां फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। तो बताइए कुल कितने 1,2 शिफ्ट हुए। हम कहेंगे कुल 3 1,2 शिफ्ट हुए। तो हम कहेंगे आंसर इज बी। यहां पर बी आंसर होगा। कुल 3 1,2 शिफ्ट यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। बी बॉम्बे इज द आंसर। क्लियर। ये बात हुई आपके क्वेश्चन नंबर 41 की। अब मैं आगे चलता हूं, जरा देखेंगे आप लोग। 41 के बाद अब आते हैं हम लोग 42 पे। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सवाल है। जरा आप देखेंगे कुछ ऑप्शन इसके इधर रह गए, चलो कोई ना, हमारा काम तो हो जाएगा इससे। देखो 42 नंबर क्वेश्चन में अभी मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि अगर हमें OH निकालना होता है तो या तो मैं प्रोटोनेशन करवा के निकालूंगा या फिर मैं कैसे निकाल सकता हूं उसको, मैं निकाल सकता हूं उस पर लुईस एसिड लगा के। तो यहाँ क्या रहा जरा देखेंगे। ये BF3 अगर इस OH पे लगे तो यहाँ से ये OH बाहर निकल जाएगा। OH जैसे बाहर निकलेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन हम लोगों को मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ, कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर ले तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इंट्रामॉलिक्यूलर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर यहां पे दे दे तो हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यानी यहां पर आंसर हमारे को क्या मिलेगा, बी। यहां पर बी बॉम्बे इज द आंसर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरा देखिएगा। यहां अगर इस OH को निकालना है तो मुझे यहां पहले लुईस एसिड लगाना है। लुईस एसिड जब यहां लगेगा तो OH एक गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहां से OH बाहर निकलेगा कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन के ऊपर इंट्रामॉलिक्यूलर इस डबल बॉन्ड का अटैक होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो पॉजिटिव चार्ज यहां इंट्रामॉलिक्यूलर फिडेल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन देगा और फाइनली हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यहां बी आंसर हम लोगों को मिलेगा। आगे की हम बात करते हैं आफ्टर 42। अब हम आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 43 नंबर क्वेश्चन इज द एग्जांपल ऑफ
इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। देखो क्या होता है, ये NaNO2 और एसिटिक एसिड ये दिया गया है, यानी वही HNO2 दिया गया है, और HNO2 यहाँ क्या करेगा, HNO2 यहाँ डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और डायजोनियम सॉल्ट बनने के बाद यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। जैसे ये N2 बाहर निकला, हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये OH हो गया और ये कार्बोकेटाइन हो गया। अब इस कार्बोकेटाइन के अंदर एक रीअरेंजमेंट होगा इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। याद रहे, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन अटैक करेगा। जैसे ये कार्बन अटैक हुआ, देखिए हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये करेक्ट, यहाँ से CH2 और ये OH हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोनाइल। फाइनली ये कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखें तो हमारे को क्या नजर आ रहा है, B इज द आंसर। हमारे को ये अगर कार्बोनाइल में कन्वर्ट होगा तो B आंसर नजर आ रहा है। 43 का आंसर होगा B। ठीक है, अब मैं आता हूं 44 नंबर एग्जाम्पल में। देखो 44 नंबर एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो 44 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले इस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन इस विटिक रिएजेंट के साथ करवाई गई, और विटिक रिएजेंट क्या करता है, फास्फोरस एलाइड क्या करता है, फास्फोरस एलाइड कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करके एल्कीन बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ फास्फोरस एलाइड रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके हमारे को ये एल्कीन देगा। ये लीजिए, सबसे पहले हमें ये एल्कीन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड विटिक रिएक्शन। करेक्ट। उसके बाद ये जो विटिक रिएक्शन से हमारे को एल्कीन मिलेगी, इसकी रिएक्शन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ होगी, और ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम बाइसल्फाइड वगैरह होगी। तो ये क्या करेगा, एल्कीन के ऊपर डाइऑल की प्रिपरेशन करेगा, यानी हमें 1,2-डाइऑल ऑब्टेन होंगे। ये लीजिए, मैं वो 1,2-डाइऑल यहाँ पे बनाता हूँ। ये लीजिए, ये 1,2-डाइऑल हम लोगों को मिल गए हैं। क्लियर। ये मैं कहूंगा P प्रोडक्ट बना है, और इसको मैं कहूंगा ये Q प्रोडक्ट बना है। क्लियर। उसके बाद में देखो इधर इसकी रिएक्शन टॉसाइल क्लोराइड के साथ करवाई जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द पायरिटीन। हमें पता है द केस बिलोंग्स टू द टॉसाइलेशन। इस रिएक्शन का क्या नाम है, टॉसाइलेशन। और बताइए, टॉसाइलेशन जब कई प्रकार के OH होने पर करवाया जाता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का क्या होता है, टॉसाइलेशन के प्रति 1 डिग्री अल्कोहल का टॉसाइलेशन पहले होता है 2 डिग्री के मुकाबले, और 2 डिग्री का पहले होता है 3 डिग्री के मुकाबले, बिकॉज टॉसाइलेशन इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। और जब भी कभी अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर चलता है 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री। तो यहाँ टॉसाइलेशन के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए, ये टॉसाइलेशन, और यहाँ ये OH एज इट इज मेंटेन है। इसको मैं कह रहा हूं दिस वन इज द R। करेक्ट। और उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, ये लीजिए अगले स्टेप के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब द केस बिलोंग्स टू द सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। इसका मतलब अब हमें यहां क्या देखने को मिल रहा है, सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। और सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट जब यहां पर होगा तो देखो इधर OTS बाहर जाएगा, और क्या होगा यहाँ, ये OTS बाहर जाएगा, और OTS के बाहर जाते ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये रिंग एक्सपेंशन होके 7 मेंबर रिंग के साथ कार्बोनाइल हम लोगों को ऑब्टेन होगा। और मैं उस कार्बोनाइल को कुछ इस प्रकार से बना सकता हूं। ये लीजिए, ये 7 मेंबर रिंग हो गई। ये लीजिए, यहाँ पर ये ऐसे की ऐसे हो गई 3 मेंबर रिंग। ये लीजिए, और यहाँ एक कार्बन छोड़ के ये लीजिए, यहाँ पर ये कार्बोनाइल हम लोगों को मिल गया है। इसको मैं कहूंगा दिस वन इज द प्रोडक्ट S। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर PQRS बना लिया, ये S बना लिया है, ये R बना लिया है, ये मैंने Q बना लिया है, और ये मैंने P बना लिया है। हमसे केवल पूछा है R क्या है और S क्या है। तो देखो भैया, ये तो रहा R और ये रहा S। अगर मैं R और S की स्ट्रक्चर्स को आपस में मैच करूंगा तो वो मुझे C में मिलेगी, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो C होगा। C इज द आंसर, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो C होगा।
क्लियर। अब मैं आता हूं 45 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे आप लोग जरा। 44 आपके समझ में आ गया होगा, अब मैं 45 पे आ रहा हूं। बहुत ही बढ़िया सवाल है 45 नंबर, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर को सॉल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले यहां पर ये एक डाइइन दी गई है और इसकी रिएक्शन डाइइनोफाइल के साथ कराई गई है। थर्मल कंडीशन में दोनों के बीच में 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन होगा और हमें ये साइक्लोहेक्सीन मिलेगी। इसको मैं ए प्रोडक्ट कहूंगा। फिर इस ए के ऊपर, इस ए के ऊपर ब्रोमीन का एंटी एडिशन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन का एंटी एडिशन होगा। और वो एंटी एडिशन चाहे मैं उधर बनाऊं चाहे इधर बनाऊं, बात एक ही है। चलिए मैं इधर बना देता हूं। ये ब्रोमीन का मैंने एंटी एडिशन इधर दिखा दिया, उधर की जगह इधर बना लिया है, कोई खास बात नहीं है। ये हमने यहाँ बी बना लिया है। अब ये जो एंटी एडिशन के बाद डाई ब्रोमो प्रोडक्ट मिला है, ध्यान से देखिएगा, इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाई जा रही है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई जा रही है? KOH के साथ वाटर, यानी कि एक्वस KOH के साथ यहां रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन एक्वस KOH के साथ होगी तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बनाएंगे? एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन होगी यहां, तो Br इज रिप्लेस्ड बाय 1/1 OH ग्रुप, यानी कि यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे को देखने को मिलेगी। तो यहां ये Br भी रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH से। और ये Br भी OH से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां दोनों Br जब 1/1 रिप्लेस हो जाएंगे, किससे? OH से। तो हम ये कह देंगे यहां हमारे को यहां ये मिलेगा, ये Br वेज वाला डैश बन जाएगा और डैश वाला वेज बन जाएगा। ये हमें 1,2 डाइऑल मिलेगा और वो 1,2 डाइऑल ट्रांस होगा। अब इस 1,2 डाइऑल जो कि ट्रांस है, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाई जा रही है। अरे कंसंट्रेट H2SO4 1,2 डाइऑल, दैट मींस केस बिलोंग्स टू द पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। और मैंने आपको पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट सिखाए हैं। ये 1,2 ट्रांस का मतलब होता है या तो एक्सियल या इक्वेटोरियल। करेक्ट। अब एक्सियल का मतलब क्या है, जरा आप लोग देखो। एक्सियल का मतलब दोनों OH एक्सियल पे। ये लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों OH जो एक्सियल पर मैंने यहां बनाए हैं, राइट, क्या ये मोर पॉपुलेटेड है? आप कहोगे ना, ये मोर पॉपुलेटेड नहीं है, फ्लिपिंग होगी और ये दोनों OH कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल पर। अब मैं वो फ्लिपिंग वाली फॉर्म नहीं लिखी है, मैंने एक जनरल ऐसे ही 3D लगा दी। एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉपुलेशन वहां एग्जिस्ट कर रही है। अब इन दोनों में से जो मोर पॉपुलेटेड फॉर्म है वो कौन है? ये। तो मैं कहूंगा ये है मोर पॉपुलेटेड, और जो वो वाली फॉर्म है वो कैसी थी? लेस पॉपुलेटेड। ये कैसी है? लेस पॉपुलेटेड। ये कैसी है? मोर पॉपुलेटेड। अब जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो मेजर प्रोडक्ट तो मोर पॉपुलेटेड फॉर्म से ही मिलेगा ना। तो हम यहां अब अगर कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 यहां पर जो इक्वेटोरियल वाले OH हैं, दोनों में से किसी एक पर प्रोटोनेशन करेगा और उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहां क्या कह दूं कि ये जो यहां पर H+ देगा वो H+ माना यहां पर लग गया। जैसे ही H+ यहां लगा, यहां से H2O बाहर और ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हमारे को मिलेगा। और आफ्टर द रिंग कॉन्ट्रैक्शन हमारे को यहां ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, दिस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। और साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड यहां हमें बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, यानी रिएक्शन का आंसर है बी। ये बहुत ही बढ़िया सवाल था जिसमें 4+2 साइक्लो एडिशन भी है, ब्रोमीन का एंटी एडिशन भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का केस भी है और पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी है। राइट, बहुत ही अच्छा सवाल है। 44 नंबर भी और 45 नंबर भी, बोथ आर वेरी नाइस क्वेश्चंस। ओके, अब मैं यहां आगे बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल्स की, जरा देखेंगे आप लोग। 45 के बाद अब मैं आता हूं 46 नंबर एग्जांपल में। बहुत ही प्यारा एग्जांपल। देखो भाई, 46 नंबर एग्जांपल को जरा आप लोग समझेंगे। 46 नंबर एग्जांपल में हमारे को ये BF3 और ईथर दिया हुआ है। BF3 के साथ ईथर दिया हुआ है, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, स्कैन पिक्चर्स एक्चुअली है ना। BF3 और ईथर हमारे को दिया गया है। अब BF3 और ईथर की रिएक्शन हमारे को यहां करवानी है। राइट, जरा देखो एक बार, थोड़ा सा हम छोटा कर लें, शायद आपको सही दिख जाए। ये लीजिए,
है ना। ये लीजिए यहां देखिए, मैं यहां कह रहा हूं BF3 और ईथर हमारे को दिया गया है। जरा आप लोग देखें, BF3 और ईथर इस OH के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और इस OH के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। दोनों OH में से किस OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम कहेंगे जिस OH के निकलने के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उस OH के ऊपर लुईस एसिड का अटैक होगा और बाहर निकल के OH स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। तो मैं BF3 यानी लुईस एसिड की रिएक्शन कहाँ करा रहा हूं, जरा आप लोग देखेंगे। देखो भाई देखो, यहाँ ये M लिया मैंने, ये यहाँ OH है, करेक्ट, ये यहाँ मैंने M दिखा दिया, ओके, और यहाँ ये डैश के ऊपर OH, ये BF3, ये माइनस और ये प्लस, ये लीजिए ये मैंने ड्रॉ करा। इस OH पर क्यों लगाया मैंने BF3? क्योंकि इसके निकलने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से मैं इस लिविंग ग्रुप को निकाल दूंगा और यहां एक कार्बोकेटायन जनरेट करूंगा। वो कार्बोकेटायन मैं एक बार यहां ड्रॉ करता हूं, जरा आप लोग देखेंगे, करेक्ट, यहां ये मिथाइल इधर आ गया, करेक्ट, माना ये एक बार ऐसे दिखा दिया मैंने। आप तो समझना, केवल समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, आप एक बार देखना, है ना, ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए। पूरी क्लियरिटी आनी बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है, राइट। अब क्या होता है एक्चुअली में, मैं आपको समझाऊं, जब ये लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा होता है, तो फिर यहाँ स्पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट का स्टेप होता है। अब आप ये बताइए कि यहाँ जब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो इसके पास वाला कार्बन कौन है, ये। अब इस पे लगा हुआ या तो ये ग्रुप माइग्रेट करे या इस पर लगा हुआ ये माइग्रेट करे। अब दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा, यही तो हमारे को देखना है। तो आपको मैंने बता रखा है कि हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या हो जाएगी, जरा देखो, यहां अगर हम इसको माइग्रेट करवाएंगे, इसको ये माइग्रेट करेगा तो 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। अब 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं इसको भेजूं तो, और अगर मैं इसको भेजूं तो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी। तो रिंग एक्सपेंशन करवाना है, ये हमारे को पता है। तो हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं एक्सपेंशन करवाएंगे, बिकॉज वी नोज वेरी वेल इफ देयर इज अ चॉइस देन एक्सपेंशन इज डोमिनेंट ओवर रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करवाऊं, ये वाला कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके अगर यहां माइग्रेट करे तो देखो क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। लिविंग ग्रुप डैश पे लगा है, ये जाएगा, इसकी बैक साइड से जब ये अटैक करेगा तो वेज वाला मिथाइल डैश पर चला जाएगा, और वेज वाला मिथाइल जब डैश पर चला जाएगा तो अब मेरे को इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये पाथ कंसर्टेड मैनर में हुआ। ये लिविंग ग्रुप निकलता चलेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये मिथाइल ग्रुप डैश पे चला जाएगा और हमारे को कुछ इस प्रकार की स्पीशीज मिलेगी। जरा देखेंगे आप लोग, जरा देखेंगे आप लोग, हमें कुछ इस प्रकार की स्पीशीज यहां पर मिलेंगी। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और यहां ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, और ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ OH पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप डैश पे चला जाएगा, ये लीजिए, और ये मिथाइल वेज पे था, वेज पे ही रहेगा। ये स्पीशीज हमारे को मिलेगी। और फाइनली ये वाला जो OH है ये कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए, इस प्रकार का प्रोडक्ट अगर मैं देखता हूं तो मुझे ए ऑप्शन में नजर आता है, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए कहा जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, करेक्ट। अब मैं आता हूं 47 नंबर एग्जाम्पल में। देखो 47 नंबर एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा सवाल है, जरा आप लोग देखेंगे। 47 नंबर एग्जाम्पल देखो, 47 नंबर एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ ये कहूं कि यहाँ देखो, इधर सवाल ये है, विच ऑफ द 47 नंबर को जरा देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन,
ओके, कंसिडर माइनर प्रोडक्ट ऑल्सो, माइनर को भी कंसिडर करना है इन द बैकमांस रीअरेंजमेंट इन द गिवन रिएक्शन। अगर मैं इसमें बैकमांस करवाऊंगा तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे को देखना है, माइनर को भी आपको कंसिडर करना है। क्लियर? तो एक बात बताओ, पहले तो हम यहाँ ऑक्सिजन बनाएंगे और फिर बैकमांस करवाएंगे, तो NH का इंसर्शन इधर भी हो सकता है, NH का इंसर्शन इधर भी हो सकता है, यानी दोनों ही तरफ हमारे को अमाइड नजर आएगा। सबसे पहले तो ये हमारे को कहना आना चाहिए। तो यहाँ ऑक्सीजन के बाद जब अमाइड बनेगा तो वो अमाइड ये भी बन सकता है, NH का इंसर्शन इधर, NH का इंसर्शन इधर, इसका मतलब ये B भी बन सकता है, ये A भी बन सकता है। तो अब ये दोनों तो हो गए। अब एक यहाँ पर अगर आप देखें तो यार ये और एक तामझाम दे रखा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है जरा मैं आपको ये सिखा देता हूँ। देखो ये कैसे बना ये भी मैं आपको बता दूं, हालांकि आपको करना आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको एक बात पढ़ाई है कि अगर ड्यूरिंग द बैकमांस या आफ्टर द बैकमांस सम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज पॉसिबल देन इट शुड बी टेक्स प्लेस। बस मुझे वही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहां चेक करनी है, क्या उससे ये बन रहा है क्या? अगर ये भी बन रहा है तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये कैसे बन रहा है जरा मैं इसकी आपसे चर्चा करता हूं, देखेंगे। देखो भाई यहां पर ये CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OMe और यहां मैं ये ऑक्सीजन बना लेता हूं। अब ये ऑक्सीजन बनने के बाद ये स्पीशीज बाहर निकल गई और बाहर निकलने के बाद देखिए क्या रहा। जैसे ये स्पीशीज बाहर निकली हमारे को साथ में ये रीअरेंजमेंट हो गया। करेक्ट? जैसे ये रीअरेंजमेंट हुआ बैक साइड से ये अटैक हुआ, ये लीजिए हमारे को ये स्पीशीज मिल गई CH2 CH2। करेक्ट? और ये तो नाइट्रोजन पे लग गया, ये लीजिए ये डबल बॉन्ड CMe और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओहो, जैसे ये बना इंट्रामोलिक्यूलर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जैसे यहाँ इंट्रामोलिक्यूलर ARSE होगी तो हमारे को ये प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हम आंसर लिखेंगे ऑल ऑफ दीज, सभी प्रकार के प्रोडक्ट हमारे को यहाँ ऑब्टेन हो रहे हैं। करेक्ट? चलिए ये तीनों प्रकार के प्रोडक्ट पे क्यों टिक करा? क्योंकि अगले ने बात कही है कंसीडर माइनर प्रोडक्ट ऑल्सो, ये चीज हमसे कही गई है। ठीक है? चलिए 47 के बाद अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 48 नंबर एग्जांपल। और आप देखेंगे 48 नंबर में हमारे को दिया गया है एक 1,2-डाइऑल, और 1,2-डाइऑल को दी गई है H2SO4 की प्रेजेंस। करेक्ट? अब जब मैं यहाँ H2SO4 की प्रेजेंस लूंगा तो मैं कहूंगा यहाँ पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। अब जैसे इसके अंदर पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट होगा, पहले हम किस OH को निकालें? तो हम कहेंगे इस OH को निकालो यार। इस OH को निकालोगे ना तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आपको मिलेगा। अब वो बनने वाला कार्बोकैटायन मैं जरा लिख देता हूं, ये लीजिए ये कार्बोकैटायन हमारे को यहाँ ये मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये OH यहाँ लगा है। अब अगर आप नंबरिंग करें तो यहाँ नंबरिंग क्या कर रखी है, यहाँ ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। उसके बाद इस 6 नंबर कार्बन की तरफ रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन जैसे ही मैं इधर से करवाऊंगा तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। देखो आफ्टर द रिंग एक्सपेंशन हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए ये 6 मेंबर्ड रिंग, ये OH यहाँ लगा है, OH जहाँ लगा है वो 1 नंबर कार्बन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और 6 नंबर कार्बन है ना पे आपके ये दोनों pH आ चुके हैं। करेक्ट? उसके बाद हमारे को पता है इस कार्बोनाइल को बनाने के लिए इस OH का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुआ ना, इससे हमें ये कार्बोनाइल मिल जाएगा, ये और ये यहाँ pH हो गए। और नंबरिंग की बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 और 6 और इस प्रकार की नंबरिंग हमें कहाँ नजर आ रही है? इस जगह, यानी आंसर इज ए। इस सवाल का आंसर जो होगा वो ए होगा। अब मैं आता हूं 49 नंबर एग्जांपल पे, बहुत ही
प्यारा एग्जाम्पल है भैया 49 नंबर। ये फिर से सेमी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड देखने को मिल रहा है। सेमी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट इन इपॉक्साइड। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है। हमारे को BF3 और ईथर दिया गया है। अब BF3 और ईथर कहाँ लगेगा? हम कहेंगे BF3 और ईथर इस इपॉक्साइड रिंग पे लगेगा। और जैसे BF3 और ईथर इस इपॉक्साइड रिंग पे लगाना, तो देखो भाई क्या होगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये BF3 यहाँ पे लग गया है, ये प्लस हो गया है, ये माइनस हो गया है, यहाँ पर साथ में ये R डैश भी लगा हुआ है, ये डैश पे OH लगा हुआ है, और ये वेज पर यहाँ R भी लगा हुआ है। ये स्पीशीज हमारे को यहाँ नजर आ रही है। अब देखो आगे क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अगर ये यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले ले, अगर ये यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। अब चूंकि ये लिविंग ग्रुप कौन है? डैश पर है, तो जस्ट पास वाला जो R है ये माइग्रेट करेगा। तो यहां पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, तो ये R बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करेगा। चूंकि लिविंग ग्रुप डैश पर है, तो वेज से ये ग्रुप माइग्रेट जब यहां करेगा, तो R खुद वेज पर आ जाएगा और R डैश को डैश पे भेज देगा। तो हम यहां इस स्पीशीज को अरे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया OH जहां लगा है वहां तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर ये डैश पर ऑक्सीजन आ गई, BF3 आ गई, ये अपना माइनस मेंटेन है, ये स्पीशीज बन गई। यहाँ वेज पर ये R आ गया और डैश पे R डैश चला गया। ये हमारे को ये स्पीशीज मिल चुकी है। लीजिए ये स्पीशीज मैंने यहाँ बना ली है। ओके, अब यहाँ अगला स्टेप क्या होगा जरा आप लोग देखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, इधर तो ये कार्बोनाइल बनेगा, राइट, और ये BF3 यहाँ से वापस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और ये H+ जाके यहाँ लग जाएगा। और जब आप यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कहेंगे ये डैश पे OH है, ये कार्बोनाइल बन चुका है, और वेज पर R है, और डैश पे ये R डैश जा चुका है। तो यहाँ स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स को आप ध्यान रखा करो, क्योंकि ये ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ता है कि मुझे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। ये हमेशा ऑप्शन के अनुसार चला करो, वो हमसे कैसे चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसका आंसर क्या रहा, R डैश आपके पास यहाँ वेज डैश है, OH यहाँ डैश पे आ गया, राइट। तो आंसर आ गया आपका B, यानी 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो B होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं 50 नंबर क्वेश्चन पे। अब 50 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जरा समझिएगा। देखो 50 नंबर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखो 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है। आप लोग देखो 50 नंबर में पहली स्टेप में MCPBA दिया है। बिल्कुल भैया, अगर MCPBA दिया है तो क्या बनेगा जरा मैं आपको समझा देता हूं। MCPBA यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एपॉक्सीडेशन करेगा, और जैसे यहाँ एपॉक्सीडेशन होगी, ये लीजिए, देखिए वापस से देखिएगा, यहां पर जैसे ही MCPBA के द्वारा एपॉक्सीडेशन होगा, हम इस प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए, ये एपॉक्सीडेशन और ये पीएच, करेक्ट। अब एपॉक्साइड बनने के बाद आगे सोडियम अजाइड लिया गया है, और सोडियम अजाइड में अजाइड एक न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ रिंग ओपनिंग करेगा। अब रिंग ओपनिंग होगी किधर से, तो देखो इस वाले कार्बन से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल सीधे 3 डिग्री कार्बन से रिंग ओपनिंग नहीं करेगा, वहां SN2 बहुत मुश्किल से होती है। इसलिए सोडियम अजाइड जो यहाँ रिंग ओपनिंग करेगा, वो रिंग ओपनिंग देखो किधर से करेगा, जरा देखेंगे, अजाइड आयन यहाँ पर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, देखेंगे यहाँ अटैक करेगा और ये रिंग ओपनिंग करेगा। जैसे ये रिंग ओपनिंग हुई, देखो इस रिंग ओपनिंग के बाद मैं बनने वाली स्पीशीज को ऐसे लिखूंगा, ये लीजिए, ये साइक्लोहेक्सेन, इस वाले कार्बन पर तो ये OH आ गया, ये PH हो गया, और यहाँ पे N3 हो गया। तो मैंने MCPBA का यूज सिखा दिया है, सोडियम अजाइड से रिंग ओपनिंग आपको सिखा दी है। अब 1-2 पोजीशन पे देखो, एक N3 आ चुका है,
एक OH आ चुका है। तीसरा स्टेप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अजाइड का रिडक्शन करेगा और अजाइड के रिडक्शन के बाद वहां एमीन जनरेट करेगा। तो यहां N3 से क्या बन जाएगा, अमीन। तो मैं वो यहां पे लिख देता हूं, ये लीजिए, यहां ये क्या बन गया है, अमीन, यहां पे OH लगा हुआ है और ये pH लगा हुआ है। अब अगली स्टेप के अंदर हमारे को तीसरे स्टेप में HNO2 दिया है, नाइट्रस एसिड दिया गया है, और ये हमसे चाह रहा है सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट। यहां अब जैसे सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट होगा तो हम बाहर क्या निकालेंगे, हम बाहर निकालेंगे ये NH2 डायजोनियम सॉल्ट बनके ये बाहर निकल जाएगा। जैसे डायजोनियम सॉल्ट बनके ये बाहर निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस 6 मेंबर रिंग के बाहर नजर आएगा। अब हमें पता है 6 मेंबर रिंग का रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ड्राइविंग फोर्स है देन एक्सपेंशन इन 6 मेंबर रिंग इज आल्सो पॉसिबल। तो 6 मेंबर रिंग का रिंग एक्सपेंशन भी होता है। जैसे ये रिंग एक्सपेंशन होगा हमें 7 मेंबर रिंग ऑब्टेन होगी, और ये 7 मेंबर रिंग ऐसे बनाई जाएगी, ये लीजिए, इस 7 मेंबर रिंग में ये कार्बोनाइल होगा और यहाँ एक फिनाइल लगी हुई होगी। और अगर मैं ये देखूं तो ये प्रोडक्ट हमारे को इस ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, दैट मींस बी इज द आंसर। यहां पर हमें बी प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, ये बात हुई आपके 50 नंबर क्वेश्चन की। अब मैं 51 नंबर एग्जांपल पे आता हूं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल 51 नंबर को समझिएगा। 51 नंबर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस कीटोन का रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, इस कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाऊंगा तो ऑक्सिम मिलेगा, राइट। ऑक्सिम के बाद आपको आगे H+ और हीट दिया गया है, दैट मींस बैकमान्स रीअरेंजमेंट। अरे तो बैकमान्स रीअरेंजमेंट के अंदर हमें पता है अमाइड बनेगा रिंग एक्सपेंशन के साथ, राइट। यहां पहले ऑक्सिम बना, ऑक्सिम से अमाइड बनेगा, तो ऑक्सिम साइक्लिक है तो अमाइड भी साइक्लिक बनेगा आपका। वो अमाइड आप दोनों तरफ से बना सकते हो, मेरे कहने का मतलब है NH आप इधर भी इंसर्ट करा सकते हो, NH आप इधर भी इंसर्ट करा सकते हो, दोनों तरफ NH इंसर्ट हो सकता है। क्लियर, तो मैं दोनों प्रकार के अमाइड बनाता हूं बिकॉज यहां 2 प्रकार की प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो दोनों प्रकार के जब मैं अमाइड बनाऊंगा ना तो वो अमाइड कौन कौन से होंगे जरा देखेंगे। एक अमाइड तो होगा ये लीजिए, एक अमाइड तो होगा ये, और प्लस एक अमाइड होगा ये, हाँ लीजिए, एक अमाइड होगा ये 2 प्रकार के अमाइड होंगे। और उसके बाद फाइनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस अमाइड का रिडक्शन करवाया गया है, और जब अमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होता है तो हमें पता है इस कार्बोनाइल का CH2 बन जाएगा और इस कार्बोनाइल का भी CH2 बन जाएगा। अगर इसका भी CH2 बना दूं, इसको भी CH2 बना दूं, तो फिर हमें ए ऑप्शन नजर आ रहा है, ये प्रोडक्ट हमारे को ऑब्टेन होगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए आएगा। तो दोनों प्रकार की अमीन कैसे बनी, बिकॉज 2 प्रकार के अमाइड हमें बैकमास रीअरेंजमेंट के अंदर मिलेंगे। अब दोनों प्रकार के अमाइड में से कौन मेजर है कौन माइनर है ये आपको मैंने सिखा रखा है। वी विल सी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर एंड वी नोज वेरी वेल दैट एराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अल्काइल से चूंकि ज्यादा होता है इसलिए NH ज्यादा इस तरफ इंसर्ट होगा, यानी ये वाला अमाइड ज्यादा बनेगा। अगर ये अमाइड ज्यादा बनेगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग अमीन भी ज्यादा बनेगी। तो अगर मेजर माइनर पूछता तो हम वो भी बता सकते थे। बाकी दोनों प्रकार के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं ये मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। ये बात हुई आपकी 51 नंबर एग्जांपल की। अब मैं आता हूं 52 नंबर एग्जांपल पे। देखेंगे आप लोग 52 नंबर एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल। द केस बिलोंग्स टू द इंट्रामोलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन। देखो इधर, यहां पर एक्चुअली इंट्रामोलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन रिएक्शन हो रही है, जरा आप लोग समझना। ये लीजिए, ये यहां पर हमारे को एक एनहाइड्राइड गिवन है, करेक्ट। इस एनहाइड्राइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ इंट्रामोलिकुलर होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड। अब मैं कहां करवाऊं, किस तरफ करवाऊं, ये मुझे देखना है। तो एक बात बताइए, यहां पर अगर देखा जाए तो इट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक,
बिकॉज ये 2 डिग्री कार्बन लगा है यहाँ, और इट इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज यहाँ 1 डिग्री कार्बन लगा है। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होने के कारण बेंजीन रिंग का अटैक यहाँ होगा और यहाँ होएगा, तो याद रखना यहाँ से ये रिंग का क्लीवेज हो जाएगा। करेक्ट, बिकॉज अगर मैं इससे पूछूं भैया क्या देगा, तो ये बोलेगा मैं SN2AE दूंगा। मैं क्या दूंगा? SN2AE दूंगा। दैट मींस न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। इससे पूछा जाए भाई तू क्या देगा, तो ये बोलेगा मैं ARSE दूंगा। कहने का मतलब मैं इलेक्ट्रोफाइल को इसके जगह यहां जोड़ दूंगा और यहां लगी H को H प्लस फॉर्म के अंदर निकाल दूंगा। तो बताइए कितने मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग हमारे को मिल चुकी है। और 6 मेंबर्ड रिंग इसके साथ जब फ्यूज्ड होगी, साइड में ये COOH हमारे को साइड चेन की फॉर्म में मिलेगा। तो बताइए बॉन्ड किस किस के बीच में बना? अरे समझो, बॉन्ड इसके और इसके बीच में बना। करेक्ट, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना, ये रिंग ओपनिंग हो गई। इसने ARSE दिया, इसने SN2AE दिया। दोनों की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फाइनली क्या बना जरा देखेंगे। जैसे इसने इंट्रामोलिकुलर अटैक किया तो हमारे को ये स्पीशीज देखने को मिली। ये लीजिए, ये बना, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये लीजिए, ओके। और यहां से ये C डबल बॉन्ड O हो गया और यहां से इस कार्बन पे यहां छोड़ दो आप इस कार्बन को, और यहां से जस्ट अगले कार्बन एटम पर ये COO माइनस लिख दो। ये स्पीशीज हम लोगों को मिल चुकी है। राइट, इधर देखो इस कार्बन पे यानी इस कार्बन पर आपको ये COO माइनस पोर्शन नजर आ रहा है और इधर से ये पूरा पोर्शन इस बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन से बॉन्ड बना रहा है। ये लीजिए, फाइनली यहां पर ये H प्लस बाहर निकल जाएगा और ये H प्लस यहां जाके लगेगा, तो हमारे को B आंसर नजर आएगा। यानी B इज द आंसर इन द गिवन रिएक्शन। ये हम लोगों को इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन बाय एनहाइड्राइड इस तरीके के केस करने आने चाहिए थे। राइट, अब 52 नंबर के बाद अब मैं आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल 53 नंबर पे। देखो 53 के अंदर जो कंसेप्ट है ये आप लोग यहाँ इसको एक्सो एंडो अटैक के अंदर सीखोगे। जब भी हम बियर विलीगर ऑक्सीडेशन इन ब्रिज कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब मैं इसका मेन कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। करेक्ट, अभी एक बार आप लोग यहाँ पर ध्यान, अभी उलझने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, कहीं कोई खास बात नहीं है। ओके, वहां पर हम लोग देखेंगे। ओके, अब देखिए आगे मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यहां पर हमारे को देखना है क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो 54 के अंदर वही पिनेकोल रिडक्शन है और पिनेकोल रिडक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। यहाँ पर आफ्टर द पिनेकोल रिडक्शन हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये लीजिए, पिनेकोल रिडक्शन इज द रिडक्टिव डाइमराइजेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम अमलगम एंड वाटर। वी नोज वेरी वेल, 54 का डी आंसर हो जाएगा। अब मैं आता हूँ 55 नंबर एग्जाम्पल में। देखो फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का इस पेपर का, इस DPP का, मैं आपको समझा देता हूं। 55 नंबर क्वेश्चन में देखो फिर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अल्कली गिवन है और ये हमारे को एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिवन है विद हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहां पैरा पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिला हुआ है, तो इसका मतलब पहले यहां पर डेकिन रिएक्शन के अंदर बियर विलीगर ऑक्सीडेशन होगा फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड देन एसिडिफिकेशन। यही तो पूछा है, तो मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, इसको देखो समझना। एक्चुअली हमारे को ये कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड गिवन है, जरा आप लोग देखना, C डबल बॉन्ड O और ये PH। अगर मैं इसकी रिएक्शन पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एल्कली से करवाऊं तो पहली स्टेप के अंदर बियर विलीगर होगी। देखो ओवरऑल डेकिन है, ये स्टेप डेकिन का बोला है मैंने, डेकिन रिएक्शन हो रही है ओवरऑल यहाँ पर। राइट, तो पहले बियर विलीगर ऑक्सीडेशन हुआ। बियर विलीगर ऑक्सीडेशन में मुझे बताओ ऑक्सीजन का इंसर्शन हम किधर करवाएंगे? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके और कार्बोनाइल के बीच में। तो ये वाला एराइल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा रखता है इस एराइल से, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इसलिए ऑक्सीजन का इंसर्शन इस तरफ होगा। और इधर ऑक्सीजन का इंसर्शन होने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी OC डबल बॉन्ड OPH। दिस वन इज द फिनोलिक एस्टर। करेक्ट, अब इसके बाद में यहाँ वही बेसिक मीडियम के अंदर हम देखेंगे इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस भी होगा। जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा बेसिक मीडियम के अंदर, तो देखो यहाँ से आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। फिनोलिक एस्टर में हाइड्रोलाइसिस ऑफ
एस्टर, और जैसे ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर आपने करवाया, आपको यहाँ एक तो मिलेगा ये, दैट इज द 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और साथ में आपको बेसिक मीडियम है चूंकि ये सॉल्ट ऑब्टेन होगा। क्लियर? क्या मिलेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। और उसके बाद फाइनली इसीलिए हमको आगे एसिडिक मीडियम दिया गया है। एसिडिफिकेशन इसका जब करवाया गया तो मैं ये कह दूं हमारे को एक तो ये प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, और यहाँ साथ में इसका एसिडिफिकेशन होने के कारण हमें फाइनली ये बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा, यानी कि ये बेंजोइक एसिड हमारे को मिलेगा। तो बताइए आंसर क्या रहा? 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन एंड बेंजोइक एसिड। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि भाई ये रिएक्शन थी क्या? डेकिन रिएक्शन। इसको देखते ही डेकिन याद आई। डेकिन का आंसर क्या बताया था मैंने? पहले फिनोलिक एस्टर बनेगा, पहले बियर विनीगर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो ये साफ हो गया, यहाँ OH आ गया, और ये पोर्शन एसिड का सॉल्ट बन चुका है, और एसिडिफाई करवाने के बाद हम एसिड यहाँ पर फाइनली कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इस सॉल्ट को फिर से हम एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये लीजिए, ये मैंने आप लोगों को GOC और कार्बोकेटाइन पर बेस्ड कुछ नेम रिएक्शंस इस सब बेस्ड ये DPP सॉल्व करके बताती है। राइट? इस तरह से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ठीक है? तो बहुत आराम से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व किया कीजिए, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस काटते चलो, हमेशा ऑप्शंस पर नजर रखो। और आपने एक चीज और देखी कि हर सवाल को पहले मैं पहचान रहा हूं कि एक्चुअली वो कौन सा वेल नोन केस है जो हमने कहीं ना कहीं बुक्स में, किताबों में, नोट्स के अंदर पढ़ा है, और हम उससे मैच करते हुए, कंसेप्ट लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? ओके, यहां तक आज हम रखते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।